हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोषनेवाल आना। वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ एसबीआईएल। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग आप सभी को। हर्ष, प्रताप, प्रियांशी, शिफाली, भूमि। अच्छा, am I properly audible and visible? या अभी भी इशू आ रहा है? गुड इवनिंग अमीशा, हेलो भूमि। वॉइस इशू आ रहा है साधक। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, आई होप नाउ इट्स फाइन। ज्योति, आर्यन, अभी इज इट ओके? वॉइस सही है? हम्म। वीडियो लैग कर रहा है क्या? लेक्चर लैग कर रहा है हमारा या वॉइस का इश्यू है? अच्छा, लेट्स सी। आई थिंक इट विल बी फाइन इन 2 मिनट्स। अभी इज द वॉइस फाइन या अभी भी ऑडियो में इशू है? इट इज परफेक्ट राइट प्रियांशी? ओके, थैंक यू। अभी ठीक है वॉइस? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सी, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 होने वाला है, दैट इज कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड कंपनीज, जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। एंड आज टाइम है इस चैप्टर को खत्म करने का। सो बहुत ही प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू सी कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, क्या प्रोसेस होता है कंपनी को बनाने का। एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 3 मोर कंपनीज, दैट इज ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी और फॉरेन कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो रीकैप देख लेते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर का। हमारा प्रीवियस लेक्चर बहुत ही लाइटर नोट पे था, जहाँ पर कुछ टॉपिक्स हमने कंपनीज में भी पढ़ रखे थे, कंपनी लॉ में भी। सो वी हैव कॉर्पोरेशन कौन से चाहिए होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इट्स द चार्ट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंपनी, जहाँ हमने फॉर्मेट दिया था टेबल ए, टेबल बी, सी, डी, ई। ठीक है। अच्छा, सेक्शन बताओ जरा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 क्लॉज 56। वही अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन, वो क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 5 है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितनी क्लॉजेस है? देर आर 6 क्लॉजेस। कैसे लर्न किया था हमने? नरोल्स के नाम से। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। वही अगर हमारी ओपीसी है तो एक क्लॉज एक्स्ट्रा होता है, दैट इज हमारा नॉमिनी क्लॉज। ठीक है। अच्छा, नेम क्लॉज में बात करें, आपका नाम कंपनी का कैसा होना चाहिए? इट शुड नॉट बी सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए ये, और ना ही रिजेंबल टू नियरली फ्रॉम द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। आपके नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में। आपके नाम में कोई ऐसा वर्ड नहीं आना चाहिए जो कि एक ऑफेंस क्रिएट करे। अच्छा, मैंने नाम डिसाइड कर लिया मेरी कंपनी का, कब तक के लिए रिजर्व करा सकते हो? इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी 20 डेज। एग्जिस्टिंग कंपनी उसका नाम चेंज कराना है तो आप रिजर्व करा सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। अच्छा, आपकी कंपनी का अभी अभी लास्ट 2 ईयर्स में नेम चेंज हुआ है, इन दैट केस फॉर्मल नेम और न्यू नेम दोनों ही आपको प्रेजेंट करना होगा। सेकंड, हमने देखा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यानी कि सिचुएशन क्लॉज। यहाँ पर आपको लिखना है आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। वंस योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यू हैव टू इन्फॉर्म टू ROC इन फॉर्म INC 22। आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताना है। ROC विल वेरीफाई द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, कंपनी का नाम हर जगह डिस्प्ले करना है। ऑफिस के बाहर बताना है, कंपनी के जो बिजनेस लेटर्स है, लेटर हेड से वहां पर आपको डिस्प्ले करना है। कंपनी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डिस्प्ले करना है। कंपनी का जो कॉमन सील है वहां पर भी आपको डिस्प्ले करना रहेगा। टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब द पर्पस फॉर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर काम करती है, इट इज अल्ट्रा वायरस, इट विल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। इवन दो 100% शेयर होल्डर्स ने भी रेटिफाई कर दिया है तो भी वो काम नहीं कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज में हमने देखा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द
कंपनी। अच्छा, कैपिटल क्लॉज में आप देखोगे कंपनी कितने कैपिटल से स्टार्ट हुई है, कंपनी का ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, एंड द कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑथोराइज्ड क्या, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल कितना रहेगा। लास्टली सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वो लोग होते हैं जो कंपनी में सबसे पहले शेयर सब्सक्राइब करते हैं। बेसिकली दीज आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उनका नाम लिखा होता है और अपोजिट में उन्होंने कितने शेयर्स लिए। ईच मेंबर हैव टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर। दिस इज द एंड ऑफ आवर मेमोरेंडम। आर्टिकल्स में हमने देखा, आर्टिकल्स बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी कैसे गवर्न करने वाली है। यहाँ पर बहुत सारी क्लॉजेस होती हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेन चीज थी एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस विच सेज मेकिंग मोर रेस्ट्रिक्टिव द कंडीशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, उसको और स्ट्रिक्टर बनाना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, कब कर सकते हो? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर अमेंडमेंट लाकर कर सकते हो। अमेंडमेंट लाना है, प्राइवेट कंपनी है तो सभी लोगों का अप्रूवल ले लो, पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। जैसे ही आपने आर्टिकल्स एंट्रेंच किया, यू हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी कि हमने ये आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट यहाँ पर किया है। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है। अच्छा, कौन सा फॉर्म था कंपनी को बनाने के लिए? कौन सा फॉर्म था? मैंने आपको बताया था स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फॉर्म क्या है? मुंह में जितने दांत है, दैट इज INC 32। स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये फॉर्म आप यूज करते हो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। स्पाइस प्लस के 2 पार्ट से, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए किसके लिए? फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, आपका कंपनी का नाम रिजर्व करवाने के लिए। कब तक रिजर्व होगा? 20 डेज। एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज करना है, 60 डेज के लिए रिजर्व होगा। एक बार आपका नाम अप्रूव हो गया, उसके बाद आप स्पाइस प्लस के पार्ट बी में आने वाले और उसको बुके ऑफ सर्विसेज यहाँ पर आपको मिलती है। डिल अलॉटमेंट, GST, EPFO, ESIC, वो सारी सर्विसेज यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो। एंड लास्टली आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। एकदम प्रॉपर प्रोसेस कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। क्या क्लियरली रिविजन हो गया है? अच्छा, आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, OPC को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है आपको, सेक्शन 8 कंपनी, और लास्ट में हम देखने वाले हैं फॉरेन कंपनी के बारे में। क्या स्टार्ट करें? ये गौरव, बिल्कुल आप चाहो तो डायरेक्टली पार्ट बी में जा सकते हो। वहां पर पार्ट ए में नहीं नाम रिजर्व करवा, आप पार्ट बी में भी जा सकते हो। क्या स्टार्ट करें? आर यू गाइज एक्साइटेड? अच्छा, मुझे बताओ ना, नेम कैसे रिजर्व करना है? अगर तुम्हें एक बार फॉर्म दिख जाए प्रैक्टिकली तो कैसा रहेगा? या फिर मैं तुम्हें बता दूं कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, अगर प्रैक्टिकली देख ले तो मजा आ जाएगा क्या? देखना चाहते हो प्रैक्टिकली कि कैसे होता है? कैसे पता चलेगा ये नेम सिमिलर है या सिमिलर नहीं है? ठीक है, क्या देखना चाहते हो? पहले तो वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको MC के वेबसाइट पे पूरा प्रोसेस बताऊंगी नेम रिजर्वेशन का। पार्ट ए में नेम कैसे रिजर्व होता है, स्पाइस प्लस फॉर्म कैसा दिखता है, वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहते हो? आई कैन सी योर एक्साइटमेंट। सो डेफिनेटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस आई एम गोइंग टू शेयर यू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। चलो, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है कंपनी खोलनी है तो नाम तो अप्रूव करवाओ ना बाबा। तो यहाँ पर आपको नाम अप्रूव करवाना पड़ेगा, नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट पर आप जाते हो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। MCA क्या है यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर आप जाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर आप जाने वाले हो। यू हैव टू लॉग इन, आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा साइन इन और साइन अप का, वहां पर आप लॉग इन करोगे। लॉग इन कैसे करते हो? आप आपका यूजर ID डालते हो, पासवर्ड डालते हो, कैप्चा दे रखा होता है वो डालते हो, फाइनली आप लॉग इन करोगे यहाँ पर, लॉग इन फॉर V3 फाइलिंग के लिए। जैसे ही आप लॉग इन करोगे वहां पर आपको MCA सर्विसेज में दिखेगा स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यस यस दीदी, स्पाइस प्लस हमको पता है। यहाँ तक क्लियर है? सो बेसिकली आपने MCA की वेबसाइट पर लॉग इन किया है। लॉग इन करने के बाद आप MCA सर्विसेज पर गए और स्पाइस प्लस क्लिक कर दिया। जैसे स्पाइस प्लस क्लिक करोगे उस ऑनलाइन फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स दिखने
दिखने वाली है कि आपकी कंपनी कौन से टाइप की है, वेदर इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, कौन से तरह की कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, क्लास ऑफ कंपनी क्या है। मैं आपको पूरे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है, कि क्या आता है क्लास ऑफ कंपनी में। कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या है, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, आपको ये सब चीज़ यहाँ पर बतानी रहेगी। नेक्स्ट है यू हैव टू चूज द फाइल, अगर कोई फाइल है आपकी वहां पर तो आप फाइल चूज कर सकते हो, इट इज टोटली ऑप्शनल। फिर आप उस फॉर्म को सबमिट करोगे एमसीए की वेबसाइट पे कुछ और डिटेल्स डाल के। अच्छा, ये रिजर्व कब तक होगा हमारा नेम, वी ऑल नो 20 डेज के लिए होगा, एक नई कंपनी है तो, और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो इट विल बी रिजर्व फॉर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है, हमने दीदी एमसीए पे लॉगिन किया है, यहाँ पर एमसीए सर्विसेज पे गए, स्पाइस प्लस फॉर्म आ गया है। स्पाइस प्लस फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नाम रिजर्व करवा रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने आया है, नाम रिजर्व करवा रहे हैं, कुछ डिटेल्स डालोगे, टाइप ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी और कैटेगरी क्या है आपकी कंपनी की, ये सभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगे, ठीक है। फाइल चूज करोगे आप, अगर कोई फाइल है तो, और वो फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ये नाम रिजर्व होगा 20 डेज के लिए एंड 60 डेज के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट में क्या, आपका जो नाम है अगर वो अप्रूव हो गया है, नई कंपनी है तो 20 डेज के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी है तो 60 डेज के लिए, नाम अप्रूव हो गया है, इन दैट केस क्या होगा, अभी तो हम तैयार हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। नेम अप्रूव होते से ही आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पार्ट बी में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पार्ट ए का काम खत्म हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, येस यू हैव टू लर्न दिस डॉक्यूमेंट्स। सी अभी तक देखा जाए तो कभी भी प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन का नहीं पूछा गया, सो देयर आर चांसेस कि आपके अटेम्प्ट में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पूछा जा सकता है। ओके, आईएनसी 9 सबमिट करना है, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर। जो कंपनी के पहले पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि हम रेडी है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो आईएनसी 9 में वो डिक्लेरेशन देने वाले हैं। यहाँ पर डीआईआर 2 में डिक्लेरेशन देंगे डायरेक्टर्स, जो पर्सन आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जैसे हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं पीयूष आनंद एंड प्रियांशी, ठीक है, तो वो दोनों ही क्या करने वाले, डिक्लेरेशन देने वाले हैं दैट वी आर रेडी टू एक्ट एज डायरेक्टर, वो कंसेंट देंगे। यहाँ पर डीआईआर 2 में आप डिक्लेरेशन दोगे। थर्ड है फॉर्म एमबीपी 1, जिसमें ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये डिस्क्लोज करते हैं क्या उनका कहीं और किसी और कंपनी में कोई इंटरेस्ट है क्या, क्या किसी और कंपनी में भी वो डायरेक्टर है क्या, किसी फर्म में वो पार्टनर है क्या, तो उन्हें उनका डिस्क्लोज इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन फॉर्म एमबीपी 1। ये 3 फॉर्म से मेरे संग फिर से बोलोगे। सबसे पहले फॉर्म आईएनसी 9 जहाँ पे डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स डिक्लेरेशन देने वाले, डीआईआई 2 में प्रपोज्ड डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देंगे, एंड एमबीपी 1 में आप डिस्क्लोज करोगे आपका इंटरेस्ट अगर किसी और एंटिटीज में है तो। डीआईआर मतलब डायरेक्टर होता है। ये जो भी फॉर्म आपको दिखेंगे ना बच्चा, ये फॉर्म बनते हैं रूल्स से, ये फॉर्म बनते हैं रूल्स के नाम से, ठीक है। सो डीआईआर मीन्स डायरेक्टर हियर। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अभी आपको क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर भी सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है और वो प्रॉपर्टी रेंटेड है, इन दैट केस ओनर से एनओसी ले लो। एनओसी मतलब क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो। उनको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन करना चाह रहे हो, आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो आपको एनओसी ले लेना है, विच इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है हमें। अगर आपका खुद का ही है वो ऑफिस का एड्रेस, देन इन दैट केस प्रूफ दे दो कि वो एड्रेस आपका है, वो ऑफिस आपका, उसको आपको प्रूफ देना है। मैम प्रूफ में हम देंगे क्या, तो आप प्रूफ में दे सकते हो यूटिलिटी बिल की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा आपके नाम पर आएगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हो जो बताएगा कि ठीक है आप ही का ऑफिस है, ये आप ही की लोकेशन है, तो यूटिलिटी बिल की कॉपी दे सकते हो। जो भी सब्सक्राइबर्स है उन सभी का होना चाहिए डीएससी, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, और आपको पैन की कॉपी सबमिट यहाँ पर करनी रहेगी। प्रपोज डायरेक्टर चांदनी मतलब वो डायरेक्टर्स जो आपकी कंपनी, वो पर्सन जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपना नाम प्रपोज किया है, ठीक है। अच्छा
हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं, रेडी कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको फाइल करने पड़ेंगे। अभी एप्लीकेंट फाइनली क्या करने वाला है, स्पाइस प्लस का पार्ट बी यहाँ पर फाइल करने वाला है। एप्लीकेंट मतलब वो पर्सन जो कंपनी बनाना चाहता है, वो स्पाइस प्लस का पार्ट बी यहाँ पर फाइल करेगा। आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ स्पाइस प्लस का पार्ट बी फाइल कर दिया है। उसके बाद एप्लीकेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा कंपनी का EMOA एंड EAOA। EMOA एंड EAOA से आप क्या समझे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको यहाँ पर डाउनलोड करना रहेगा, आपको प्रिपेयर करना रहेगा। देखो जनरली तुम्हें बताऊं तो अभी ये MOA और AOA कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइलिंग करनी है, तो इसका फॉर्म नंबर क्या है, MOA के लिए इसका फॉर्म नंबर INC 33 और AOA के लिए INC 34। INC मीन्स हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन। आपने सारे सब्सक्राइबर्स के DSC फिक्स कर दी दीदी। DSC मतलब क्या, डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर फिक्स कर दी है आपने सब सारे सब्सक्राइबर्स के, विटनेस के और प्रोफेशनल के। कहाँ पर फिक्स करोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ये हम लोगों ने सिग्नेचर यहाँ पर लगा दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट में ना पूरा प्रोसेस कंबाइन करके बता दूंगी, आपको इजी हो जाएगा। अभी समझो कि हाँ इस पॉइंट से हम कंपनी यहाँ पर बना रहे हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, कुछ डिटेल्स फिल करोगे। कौन सी डिटेल्स, पैन नंबर और 10 नंबर आप फिल करोगे यहाँ पर। क्या ये मैंडेटरी है, बिल्कुल 100% मैंडेटरी है। कंपनी का पैन और 10 आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। लिख देते हैं आपके लिए, पैन होगा आप लोगों का भी, परमानेंट अकाउंट नंबर। एंड हम लोग इसी के पार्ट बी में पूरा देखने वाले पैन और 10 कैसे मिलेगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये भी आपको फिल करना है। क्या ये ऑप्शनल है, नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। तो INC 32 में आपको पैन और 10 डालना है। INC 33 MOA का है। INC 34 किसका है, यहाँ पर AOA का है। 32 33 34 इजी है। सो पैन और 10 के लिए है हमारा 32। फिर EMOA के लिए क्या है हमारा, INC 33 एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या है हमारा, INC 34। क्या ये लर्न हो जाएगा, इजी पीजी है। यस ज्योति त्रिपाठी, परफेक्ट। यस प्रियांशी, ये हमारे तीनों फॉर्म नंबर हो गए। अच्छा, अगर कोई कंपनी क्या चाहती है, वो चाहती है GST के लिए अप्लाई करना, तो वो साथ ही साथ जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही है, एट दैट टाइम वो अपने GST नंबर के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। इज इट मैंडेटरी, नो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, GST के लिए अप्लाई करना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन उसे अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, ESIC के लिए। मैंने आपको बताया था पहले, इंश्योरेंस बोलते हैं ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसे बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा कंपनी को अपने नाम पर। जो भी एक्ट अप्लाई हो रहा है उस अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मान लो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली है, तो उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। वहां पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट येस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो। सो बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट येस इन द फॉर्म, और आपको अकॉर्डिंगली यहाँ तक इंफॉर्मेशन फिल करनी रहेगी। GST लेना इज ऑप्शनल, बट ESIC और EPFO का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना रहेगा। एम आई क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट में हमने क्या करा, आपके सारे के सारे फॉर्म्स रेडी हो गए एप्लीकेंट के पास। अभी एप्लीकेंट क्या करेगा, इसे अपलोड कर देगा। हमारे फॉर्म्स रेडी हो गए, EMOA EAOA रेडी हो गया, पैन 10 रेडी हो गया, हमने सारी डिटेल्स फाइल कर दी है। ये डिटेल्स आप कौन सी फॉर्म में फाइल कर दो, EPFO की, ESIC की, GST की। ये फॉर्म का नाम है आपका अजाइल प्रो। लेट मी टेल यू, इस फॉर्म का नाम क्या बेटा, ये फॉर्म का नाम है आपके अजाइल प्रो, जिसमें सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करोगे। सारे फॉर्म्स रेडी हो गए। यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द MCA वेबसाइट। आप MCA वेबसाइट पर क्या करने वाले हो, यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। ठीक है, रजिस्ट्रार एग्जामिन करेगा आपका स्पाइस प्लस फॉर्म,
उन्हें लगता है कि यार और इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी में, इट इज नेसेसरी टू कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। इन दैट केस क्या होगा, आरओसी आपको बोलेगा और इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। अभी तक आपने स्पाइस प्लस पार्ट ए फाइल किया था, नाम रिजर्व हो गया था, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्पाइस प्लस पार्ट बी भी यहाँ पर फाइल कर दिया है। एंड बिकॉज यू फाइल्ड स्पाइस प्लस पार्ट बी, यहाँ पर आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स के साथ, इफ आरओसी थिंक्स कि इट इज नेसेसरी टू कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, आरओसी आपको बोलेगा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आओ। वो बोलेगा कि आप रीसबमिट करो आपकी एप्लीकेशन को। अगर उसे लगता है ये एप्लीकेशन सही नहीं है, ही विल टेल यू टू रीसबमिट द एप्लीकेशन। अच्छा, रीसबमिशन कितनी बार कर सकते हो आप? मैक्सिमम 2 बार रीसबमिशन अलाउड है स्पाइस प्लस फॉर्म के लिए। ऐसा नहीं एक बार बोला सही नहीं, दूसरी बार बोला सही नहीं, बार बार मौका नहीं मिलता, आरओसी बार बार मौका नहीं देती। जो रीसबमिशन है वो मैक्सिमम अलाउड है आपका 2 बार। सो मैक्सिमम 2 बार रीसबमिशन हो सकता है आपके स्पाइस प्लस फॉर्म का। सब कुछ अगर सही चल रहा है तो फाइनली क्या होगा, आपका यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसमें कंपनी का सिन, पैन और टेन नंबर यहाँ पर होगा। कौन से फॉर्म में? INC 11 में आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बेटा जो मैंने पैन बोला, वी आर अप्लाइंग फॉर पैन। INC 32 में हम पैन और 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंडेटरी आप अप्लाई कर रहे हो, हम लोग फिल नहीं कर रहे। किसका क्वेश्चन था वो? हम लोग फिल नहीं कर रहे, यू आर अप्लाइंग फॉर पैन एंड 10। हर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसकी शेयर कैपिटल है, वो अपना बिजनेस नहीं कर सकती है जब तक कि वो एक डिक्लेरेशन ना दे दे। तो तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, बट इट कैन नॉट स्टार्ट इट बिजनेस, इट कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस जब तक कि एक डिक्लेरेशन ना दे दे। डिक्लेरेशन किस चीज का है? डिक्लेरेशन है यहाँ पर फॉर्म INC 20A में, और ये डिक्लेरेशन आपको देना है 180 डेज के अंदर अंदर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां से 180 डेज के अंदर आपको देना है एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन देने वाला है यहाँ पर? कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई करेगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वेरीफाई करेगा। और ये डिक्लेरेशन देने वाली कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या देंगे कि हमने कंपनी को सही पर्पस से बनाया, लॉफुली लीगली बनाया है, हमारा कोई भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वहां से 180 डेज के अंदर उसे एक डिक्लेरेशन देना है इन फॉर्म INC 20A। एम आई क्लियर? अच्छा, डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन तो दे दिया है यहाँ पर, इसे वेरीफाई कौन करने वाला है? इसे वेरीफाई करने वाला है आपके प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनमें से कोई भी प्रोफेशनल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे आपका ये फॉर्म सही है। आपने फॉर्म जाके सबमिट कर दिया है। साथ ही साथ कंपनी को ROC के साथ क्या फाइल करना रहेगा बेटा? INC 22 फाइल करना रहेगा। याद करो, मेमोरेंडम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर उसे ROC के पास INC 22 फाइल करना है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके ओके चांदनी, क्या ये याद आया INC 22 वाला? क्या ये क्लियर हुआ है? यस मयंक मित्तल। अच्छा, एक बार वी आर गोइंग टू सी द होल ऑफ द प्रोसीजर। बहुत इजी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग इज, स्पाइस प्लस फॉर्म में पार्ट ए है, पार्ट बी है। इन द केस ऑफ पार्ट ए हमको नेम रिजर्व करवाना है, तो आप नेम रिजर्वेशन पे गए, आप वहां पर देखोगे लॉगिन किया MCA वेबसाइट पे, हम लोगों ने MCA सर्विसेज पर जाओगे, स्पाइस प्लस फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यू आर गोइंग टू टेल टाइप ऑफ कंपनी क्या है, क्लास ऑफ कंपनी क्या है, मेरे साथ बोलना है, कैटेगरी ऑफ कंपनी क्या है। एक बार आपने फाइल कर दिया है, फाइल सबमिट कर दी, अगर कोई फाइल है, आपका नेम अप्रूव हो जाएगा। वंस योर नेम गेट्स अप्रूव्ड, द नेम विल रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी। इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, द नेम विल गेट रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। यहाँ तक वी ऑल आर सॉर्टेड। उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। वी हैव सीन 3 डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्रिपेयर करने रहेंगे। यू आर गोइंग टू टेल मी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं।
अच्छा, डायरेक्टर से रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट्स थे क्या? हाँ मैम, DIR-2 था जिसमें डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते थे, ओके, हम डिक्लेरेशन दे रहे, हम प्रपोज्ड डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी के, ओके। DIR-2 के बाद एक MBP-1 था, वो भी डायरेक्टर देते थे, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। फिर हमने देखा था INC-9 जिसमें डिक्लेरेशन देते थे सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स। ये तीन फॉर्म आपने क्या कर दिए, सबमिट कर दिए हैं हमारे पास। फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है। फिर हम जाते हैं पार्ट बी में, एंड पार्ट बी के लिए हम देखेंगे कुछ और डॉक्यूमेंट्स, जहां पर जैसे ही एप्लीकेंट पार्ट बी पे क्लिक करेगा, इट हैज़ टू सी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक MOA और AOA होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास आपको फाइल करना है फॉर्म INC-33 एंड फॉर्म INC-34 में। कंपनी को अप्लाई करना है पैन और 10 के लिए इन फॉर्म INC-32। अजाइल प्रो एक फॉर्म है जिसमें कंपनी को अप्लाई करना है। इफ कंपनी वांट्स GST तो GST के लिए, अदरवाइज ESIC EPFO के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए कंपनी वहां पर अप्लाई कर सकती है। कौन से फॉर्म में? यहाँ पर अजाइल प्रो वाले फॉर्म में कंपनी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सबमिट कर दोगे। यहाँ पर मैक्सिमम कितना रीसबमिशन अलाउड है? आपने ROC के पास सबमिट तो कर दिया, मैक्सिमम कितना रीसबमिशन अलाउड है? मैक्सिमम 2 बार रीसबमिट हो सकता है। अगर ROC को लगता है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ROC और इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। इफ एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा जिसमें सिन होगा, पैन होगा और 10 होगा। सिन मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी का पैन होगा और कंपनी का 10 यहाँ पर मिल जाएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां से 180 डेज के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है? एक डिक्लेरेशन देना है डायरेक्टर्स से, और उस डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय प्रैक्टिसिंग CA, CS या CMA। अदरवाइज वो अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया। सेकेंडली, कंपनी को क्या करना है? यहाँ पर कंपनी को फाइल करना है INC-22 विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड दैट्स इट, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है तो आस्क मी, टिल देन मैं पानी पीती हूँ 1 मिनट। क्या 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 कोई डाउट है? एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर गाइस? चलो 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 चलो, लेट्स मूव। ग्रेट, ऑसम। DIR एंड MBP फुल फॉर्म गौरव मैंने बताया ना बेटा। DIR मतलब डायरेक्टर, MBP मतलब होता है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, रूल्स 2014। तो बेसिकली गौरव बता रही हूँ बेसिकली ये रूल्स होते हैं कंपनीज एक्ट में। वो रूल्स के नाम के अकॉर्डिंग क्या बनता है? आपके फॉर्म्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो DIR डायरेक्टर वाले रूल्स का है, MBP बने मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स, उससे बन गया MBP-1। ओके गौरव? और तान्या, यू हैव टू सी कि कब तक एक्सेस है। दिसंबर तक तो नहीं है। कंपनी लॉग की क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू नेटवर्क इशू। शिवम ओझा, लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। प्लानर देख लो अमृता, ये देखने के लिए कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन सी द प्लानर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स सी कि क्या क्या प्रिकॉशंस प्रोफेशनल्स को लेने पड़ेंगे। लास्ट टाइम हम MCA की वेबसाइट पर जाने वाले हैं। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे प्रोफेशनल्स को, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना, बिकॉज एज ए CS यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल। तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स यहाँ पर हमें लेने रहेंगे। ओके,
ऑब्टेन द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। ये जो भी सब्सक्राइबर्स है, अभी आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो ध्यान रखना, सब्सक्राइबर से आपको एक एंगेजमेंट लेटर ले लेना है कि आप उसके साथ यहाँ पर एंगेज हो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। सर्टिफिकेशन वाला जो भी पर्पस होने वाला है वो सभी आप करने वाले हो। तो यू हैव टू टेक द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब कौन, जो पर्सन यहाँ पर आपकी कंपनी में पहले पहले शेयर्स ले रहा है, दीज आर द सब्सक्राइबर्स। तो फर्स्टली यू हैव टू ऑब्टेन द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स दैट यू आर द ओनली पर्सन, सिर्फ आप ही वो प्रोफेशनल हो जो सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर एंगेज हो। सेकेंडली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को। रजिस्टर्ड ऑफिस में जितने भी रिकॉर्ड्स है, यू हैव टू वेरीफाई क्या वो रिकॉर्ड सही तो है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी बुक्स है, वो सभी सही है ना। तो यू हैव टू वेरीफाई द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस में लिखे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू इंश्योर सारे अटैचमेंट शुड बी क्लियर एंड इनफ टू रीड। कोई भी फॉर्म फाइल किया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है जितने भी अटैचमेंट्स मीन्स क्या मैम, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइलिंग्स आप करने वाले हो, उसमें क्लियरली आप पढ़े। इट शुड बी रीडेबल एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ऐसा होना चाहिए। इंश्योर करो कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का, वो फंक्शन कर रहा हो हर एक पर्पज के लिए। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, क्या चीज़ होती है ना, बहुत सी कंपनीज ओनली फॉर द सेक ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ नाम का रजिस्टर्ड ऑफिस रख देती है, पर एक्चुअल में देखने जाओ तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस फंक्शन ही नहीं कर रहा होता है। सो एज अ प्रोफेशनल इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक whether the registered office of the company is functioning or not। क्या वो हर पर्पज के लिए फंक्शन कर रहा है क्या, ये आपकी ड्यूटी होती है यहाँ पर चेक करना। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो प्रोफेशनल्स को लेने होंगे। क्या क्या लेने होंगे, सबसे पहले यू हैव टू टेक द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द सब्सक्राइबर कि आप ही एंगेज हो सारी वेरिफिकेशन करने के लिए। दूसरा, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करो। थर्ड, मेक श्योर जो भी अटैचमेंट्स आ रहे हैं वो क्लियर टू रीड होने चाहिए। लास्टली, रजिस्टर्ड ऑफिस शुड बी फंक्शनल फॉर ऑल द पर्पजेस ऑफ द बिजनेस। मैं अकेली नहीं बोलूंगी, मेरे संग आपको रिपीट करना है, मेरे साथ आपको बोलना है ना, मेरा चेहरा नहीं देखना है उस टाइम पे। यू ऑल्सो हैव टू रिपीट इट विथ मी। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब जरा हम लोग ओपीसी के बारे में देख लेते हैं। वैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा ओपीसी के बारे में देखा था। व्हाट वी हैव सीन इज वन पर्सन कंपनी, जब एक अकेला पर्सन कंपनी को स्टार्ट करता है इसे बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। ऑल्सो वी हैव सीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपीसी। क्या देखा था हमने, अगर ओपीसी है ना तो ओपीसी को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी 180 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर एनुअल रिटर्न शेल बी साइन बाय सीएस, और अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या इंक्लूड होना जरूरी नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है। हम मान लेंगे मीटिंग हुई, अगर मिनट्स में नोट कर दिया है तो क्योंकि एक अकेला ही यहाँ पर पर्सन रहेगा, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या याद आ रहे हैं, क्या दिमाग में रिकॉल हो पा रहे हैं? पर्टेनिंग मतलब होता है चांदनी, रिलेटेड। अच्छा देखो, फर्स्ट पॉइंट सिर्फ इतना सा बोल रहा है, अगर आप किसी कंपनी के साथ एंगेज हो, अगर आप किसी कंपनी का वेरिफिकेशन पर्पस करने वाले हो, कंपनी जो भी फाइलिंग करने वाली है, यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी आर गोइंग टू वेरीफाई कि हाँ ये सही है, तो आपको उस कंपनी से, उन सब्सक्राइबर से एक एंगेजमेंट लेटर लेना होता है, जिस एंगेजमेंट लेटर में लिखा होगा कि मेहंदी तोशनीवाल हमारी कंपनी सेक्रेटरी है एंड जो भी फॉर्म्स हम आरओसी को फाइल करने वाले हैं, शी एज अ कंपनी सेक्रेटरी इज गोइंग टू वेरीफाई ऑल द फॉर्म्स। तो मुझे एक एंगेजमेंट लेटर लेना पड़ेगा उन सब्सक्राइबर से कि मैं उनके साथ यहाँ पर एंगेज्ड हूँ। क्या क्लियर हो गया, जिसको भी फर्स्ट पॉइंट में डाउट था इन द प्रिकॉशंस पार्ट? ये फर्स्ट वाला पॉइंट अभी क्लियर हुआ है हमें? क्या ये क्लियर है कि मुझे एक एंगेजमेंट लेटर लेना है, मैं उनके साथ एंगेज्ड हूँ, जैसे मैं तुम्हारे साथ एंगेज्ड हूँ इन टीचिंग यू कंपनी लॉ एंड एसबीआईएल, तो एक हो सकता है लेटर साइन हो। वैसे ही एज अ प्रोफेशनल मुझे एक लेटर चाहिए होगा उन सब्सक्राइबर से यहाँ पर, जो बोलेंगे शी एज अ कंपनी सेक्रेटरी इज एंगेज्ड फॉर अस फॉर द पर्पज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेशन एंड ऑल द वेरिफिकेशन। आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, कैन आई प्रोसीड?
अच्छा, अगेन इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, प्रोसेस देख रहे हैं हम 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, कि कैसे 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, बिकॉज वी हैव सीन 1% कंपनी होती क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेकिन अगर सोचो आज साहिल सोचता है कि यार मैम सोल प्रोपराइटरशिप तो नहीं, मुझे तो 1% कंपनी खोलनी, मैं अकेला, मुझे किसी का साथ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे साहिल क्या 1% कंपनी खोल सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहला 1% कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 62। अपने सेक्शन की जो लिस्ट बना रहे हो कंपनीज वाली, उसमें लिख देना। सेक्शन 2 क्लॉज 62 बोलता है ओपीसी मतलब ऐसी कंपनी विच इज ओनली 1% एज ए मेंबर। और ओपीसी कैसी है, ओपीसी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर ओपीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जाता है only a natural person who is an Indian citizen and resident in India or otherwise shall be eligible to incorporate OPC shall be a nominee। अभी बहुत गहरी गहरी बातें यहाँ पर कह रखी है। अगर ओपीसी बनाना चाहते हो, फर्स्टली यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कौन सा पर्सन बाबा, नेचुरल पर्सन हमारे जैसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती, एक कंपनी दूसरी कंपनी में यहाँ पर मेंबर नहीं हो सकती है। इन केस ऑफ ओपीसी बोल रही हूँ। अगर आपको ओपीसी बनानी है तो आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, जीते जागते इंसान होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली बोला गया वो नेचुरल पर्सन क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ रेसिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए। अभी रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या होता है, ये देखो, ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहा है 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसे हम बोलने वाले रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट से रेसिडेंट इन इंडिया के बाद ये टर्म ऐड हो गया था, दैट इज और अदरवाइज, ठीक है। क्या टर्म ऐड हुआ है, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ आ गई, कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि हम ओपीसी बनाएं तो ओपीसी बनाने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो पर्सन तो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ओके, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ नेचुरल पर्सन के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो पर्सन यहाँ पर हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये नेचुरल पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट से रेसिडेंट इन इंडिया के बाद एक टर्म ऐड हो गया और अदरवाइज। अच्छा, रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या हो गया, रेसिडेंट इन इंडिया मतलब दीदी ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर। हाउ विल यू चेक कि ये रेसिडेंट है या नहीं है, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई पर्सन इंडिया में रहा है 120 डेज या उससे ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेसिडेंट हो जाएगा। अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया for 120 days or more in preceding financial year। क्या ये क्लियर है? तो हमें समझ आ गया, यस। अगर साहिल नेचुरल पर्सन है ना, ओके, साहिल इज एन इंडियन सिटीजन, वो रेसिडेंट इन इंडिया है यहाँ पर, तो उस केस में साहिल क्या कर सकता है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ये जो कंडीशन है ये उस पर्सन के लिए भी है जो ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, ये उस पर्सन के लिए भी है जो नॉमिनी बनना चाहता है। मान लो ये जो साहिल है, साहिल ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, साहिल नॉमिनी किसको रखना चाहता है अपनी कंपनी में, साहिल संजय को नॉमिनी रखना चाहता है, राइट। तो क्या ये कंडीशन संजय के लिए भी एप्लीकेबल होगी क्या, नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, यहाँ पर संजय के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। सो कहने से नॉमिनी के ऊपर भी है और उस पर्सन के ऊपर भी है जो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है हमारा ओपीसी, ठीक है। आपका ड्राइंग आपके जैसा खुश रहता है। यस यस साहिल, छोटी सी जिंदगी है, हमेशा खुश ही रहना चाहिए हमें, ठीक है। क्यों क्यों ही सैड होना है ना। अच्छा ओके, चलो
अच्छा, क्योंकि यहाँ पर और अदरवाइज वर्ड ऐड हुआ है, विच मीन्स अगर अब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो भी क्या बन सकता है, तो भी यहाँ पर वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, ये किसके लिए हुआ है, सिर्फ रेसिडेंट इन इंडिया वाले पॉइंट के लिए हुआ है। एम आई क्लियर? अच्छा, जरा पढ़ना, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी और शैल बी अ नॉमिनी यहाँ पर। अच्छा, रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। उसके बाद यहाँ पर बोला है एक जो नेचुरल पर्सन होगा, ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एंड नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। क्या ये समझा क्या, ये क्या समझा क्या, वीडियो ब्लर हुआ क्या? इट्स ओके, इट्स ओके, गिव अ मिनट, सही हो जाएगा, है ना? एक मिनट, एक मिनट रुको, जरा सब्र करो। फर्स्ट लेट मी चेक, लेट मी चेक। आज कुछ तो बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। आई थिंक इट इज ओके, इट इज ओके, राइट? इज इट ओके? क्या अभी ओके है? अच्छा, रीड दिस स्टेटमेंट, अ नेचुरल पर्सन टू कंपनी, क्या समझ आता है आपके अकॉर्डिंग, क्या बोलता है ये स्टेटमेंट? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ। हाँ जी, एकदम क्लियर है, ओके। ये सेकंड पॉइंट बोलता है जो भी नेचुरल पर्सन है वो एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। ऑब्वियस सी बात है, साहिल यहाँ पर एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, दूसरी किसी ओपीसी का साहिल मेंबर नहीं बन सकता। तो जो भी पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी। एक पर्सन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपीसी का नॉमिनी भी बन सकता है और किसी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता है। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना। एक नेचुरल पर्सन यहाँ पर मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ओपीसी का बन सकता है और साथ ही साथ नॉमिनी भी एक ही ओपीसी का बन सकता है, एक ओपीसी से ज्यादा का नॉमिनी नहीं बन सकता। दीदी नॉमिनी मतलब क्या? नॉमिनी मतलब वो पर्सन, अगर जिस पर्सन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसकी डेथ होगी तो उसकी जगह कौन कंपनी को संभालेगा, दैट वुड बी हमारा नॉमिनी। फिर बोला है अगर कोई मेंबर ऐसा है, इफ ये जो आपका नॉमिनी है वो मेंबर बन जाता है किसी और कंपनी में, तो उसे बताना पड़ेगा और क्राइटेरिया भी मीट करना पड़ेगा। अच्छा, समझना इस चीज को, ये हमारी कंपनी ओपीसी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय साहिल, कहने से साहिल इस कंपनी में मेंबर है। ओके बच्चा लोग, ओके। अच्छा, नॉमिनी कौन था, हमने देखा था हमारी कंपनी का नॉमिनी है संजय। ध्यान से सुनना, बहुत इजी पीजी पॉइंट है हमारा। नॉमिनी है संजय, मेंबर है आपकी कंपनी का साहिल। तो यहाँ पे बोला है साहिल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का मेंबर यहाँ पर बन सकता है और नॉमिनी भी आप एक ही ओपीसी के बन सकते हो। ठीक है, अभी ये दूसरी ओपीसी है, इस ओपीसी में हमारा जो संजय था वो क्या करना चाहता है, कोई मेंबर की डेथ हो गई है, किसी मेंबर की डेथ हो गई तो संजय उस जगह मेंबर बन जाएगा, राइट? अगर किसी मेंबर की डेथ होगी तो नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अब उसे डिक्लेरेशन देना है यहाँ पर 180 डेज के अंदर, उसे सभी क्राइटेरिया को यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सा वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा? सबसे पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ट्राई टू रीड इट वंस और क्लैरिटी मिलेगी हमें। एक नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी, एक ओपीसी से ज्यादा में आप मेंबर नहीं बन सकते हो, तो साहिल सिर्फ और सिर्फ एक ओपीसी का मेंबर बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया है हमें? ठीक है, ओके ओके। आई थिंक मैंने यहाँ पे नाम गलत मेंशन कर दिया है, जस्ट अ सेकेंड। साहिल और संजय में कंफ्यूजन हो गया था। चलो एक बार मेरे संग पढ़ो, एक नेचुरल पर्सन जो है, एक नेचुरल पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। गाइस गाइस गाइस, प्लीज लिसन टू मी फॉर वंस, एक बार सुनो शांति से, ठीक है?
जो भी कंफ्यूजन है आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। एक नेचुरल पर्सन मैक्सिमम 1 ओपीसी का मेंबर बन सकता है। साहिल ने ओपीसी बनाई, साहिल उस ओपीसी में मेंबर यहाँ पर बन गया है, ओके। फिर बोला गया है एंड नॉट बी अ नॉमिनी, और नॉमिनी भी वो एक ओपीसी से ज्यादा का नहीं बन सकता है, ओके। अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, साहिल ने ओपीसी बनाई, साहिल इधर मेंबर है, और इस कंपनी का लेट्स अज्यूम साहिल ओपीसी, इस कंपनी का जो नॉमिनी है वो संजय है, एकदम वेल एंड गुड, सब चीजें चल रही है। दूसरी कोई ओपीसी है जिसमें साहिल ने अपना नाम दे रखा है एज अ नॉमिनी, साहिल ने अपना नाम दे रखा है एज अ नॉमिनी यहाँ पर, और मान लो इस कंपनी में ए मेंबर है। अभी ए की हो जाती है डेथ, यहाँ पर ए की हो जाती है डेथ, तो क्या होगा दीदी, नॉर्मल केसेस में अगर डेथ हो जाती है, साहिल नॉमिनी है तो साहिल क्या बन जाएगा, उधर मेंबर बन जाएगा। इन दैट केस यहाँ पर बोला गया है साहिल को चूज करना है, सबसे पहले इस कंपनी में मेंबर रहेगा या इस कंपनी में, सेकेंडली 180 डेज के अंदर उसको क्राइटेरिया फुलफिल करना रहेगा। सी दोनों में से कोई एक कंपनी होगी जिसे वाइंड अप करना रहेगा। क्या अभी क्लियर हुआ है, क्या ये क्लियर हुआ है अभी, क्या कोई डाउट है? ये शेफाली बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। क्या ये क्लियर है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस मोर। साहिल मेंबर है किसी ओपीसी में, ओके। नॉमिनी कौन हो गया वहां पर, संजय हो गया, डन है यहाँ तक। अच्छा, इस साहिल, ये जो साहिल है वो किसी और कंपनी में नॉमिनी भी बन सकता है, पर मैक्सिमम एक कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, तो साहिल बन गया इस कंपनी में नॉमिनी। अभी इस कंपनी का जो मेंबर था ए की डेथ हो गई है, तो ऐसे नॉर्मल केसेस में तो हम समझेंगे नॉमिनी ही मेंबर बन जाएगा, बट 180 डेज के अंदर साहिल हैव टू चूज ये वाली कंपनी या ये वाली कंपनी यहाँ पर, और सारी के सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना रहेगा, ठीक है। ये अगर मान लो ये जो पर्सन रहता है, जो इधर ओनर है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो नॉमिनी उसका मेंबर बन जाएगा, बट एक मेंबर 2 ओपीसी में नहीं हो सकता है। इन दैट केस संजय को भी चूज करना पड़ेगा 2 ओपीसी में से कौन सी ओपीसी में जाऊं। आप सिर्फ एक ही ओपीसी के मालिक रह सकते हो, ऐसे तो मैं मेरे नाम से 10 ओपीसी बना दूंगी ना, सो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। यस आर्यन, ओके। सबसे पहला आर्यन ठाकुर, लीगल हायर मतलब वो पर्सन होता है जो चला आ रहा है आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दादा, दादा के बाद पापा, पापा के बाद बेटा, फिर उनका बेटा, दैट इज लीगल हायर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होता है जिनको आप बताते हो कि ये हमारी जगह रिप्रेजेंट करने वाले, एंड नॉमिनी कुड बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। तो कंपनी बंद फिर गरिमा अगर दोनों के सेम टाइम पे डेथ होगी, दैट केस कंपनी हो जाएगी बंद, फिर आरओसी आपकी कंपनी को वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा, फिर बोला गया है कोई भी माइनर जो है आपकी कंपनी में मेंबर नहीं बनना चाहिए, और नॉमिनी भी नहीं बनना चाहिए, ना ही कोई इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, तो माइनर से हम दूर रहेंगे। तुम ना मेंबर बन सकते हो, तुम ना नॉमिनी बन सकते हो, छोटे बच्चों तुम दूर रहो यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है ये जो आपकी ओपीसी है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में। ध्यान रखना, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी को हमने सोचा अभी इसको क्या करते हैं अपन, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉट पॉसिबल। लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन दे रखा है यहाँ पर, और ये ओपीसी आपकी एनबीएफसी एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती। एनबीएफसी एक्टिविटीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटीज आपकी ओपीसी कैरी यहाँ पर नहीं कर पाएगी। तो ये 3 चीजों के लिए प्रोहिबिशन है। मेरे साथ एक बार बोलो, क्या मना किया गया? माइनर ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है, ओके। ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो सकती है। एंड थर्ड बोला गया है आपकी ओपीसी यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती है, ठीक है। गौरव, आई हैव टोल्ड यू ना, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली नॉमिनी ही मेंबर बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ लेट मी चेक योर डाउट्स, क्या क्या डाउट्स है आप लोगों के, लेट्स सी। गरिमा मैंने बता दिया, दोनों के सेम टाइम पे डेथ हो गई तो। लक्ष्य सा, बेटा ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, और ऑल्सो ये क्वेश्चन डीपीपी का है लक्ष्य, तो आप देख सकते हो डीपीपी में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, है ना। इस क्लास में बेटर रहेगा हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आपके जो भी
अजाइल प्रो मनब इस फॉर्म का नाम है। अमृता, नोट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ बेटा। एक बार टॉपिक्स अगर इससे रेलेवेंट है तो मुझे बता दो। नोट्स के बारे में मैं तुम्हें लास्ट में बताती हूँ अमृता, ठीक है? एक बार और लास्ट में बताऊंगी मैं नोट्स के बारे में, जो भी तुम्हें डाउट है। गरिमा, कैसे क्वेश्चन है? वो तो केस ही अलग हो गया ना, तुम तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पहुंच गई हो, ठीक है? फिर तो नॉमिनी भी जेल जाएगा। क्या ये क्लियर है ओपीसी तक हमें? अच्छा, एक बार फटाफट से मेरे साथ पूरी ओपीसी रिवाइज कर दो। सेक्शन 2 क्लॉज 62 बात करता है ओपीसी के बारे में। 1% कंपनी, ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी जहाँ पे सिर्फ 1% एज अ मेंबर यहाँ पर रहते हैं। ओपीसी बनाने के लिए यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अमेंडमेंट से आ गया रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, तो ही आप ओपीसी बना सकते हो, तो ही आप नॉमिनी हो सकते हो। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब ऐसा पर्सन जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। एक पर्सन जो है, एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, और वो पर्सन सिर्फ एक ही नॉमिनी में, एक ही ओपीसी में यहाँ पर नॉमिनी भी बन सकता है। कोई भी माइनर आपका मेंबर नहीं बन सकता है, नॉमिनी नहीं बन सकता। ओपीसी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैरी नहीं कर सकती। क्या ये डन है? क्या रिवाइज कर लिया मेरे साथ? परफेक्ट प्रियांशी। अच्छा, अभी हमने जैसे नॉर्मली देखा कि कंपनीज कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, उसी वे में वी आर गोइंग टू सी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। से सेक्शन 8 कंपनी से भी देर आर चांसेस कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 8 कंपनी वी ऑल नो, ये एक ऐसी कंपनी है जो किसके लिए बनी है? हमने चैप्टर 1 में देखा था। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है चैरिटी करने के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन के लिए। ये होती है आपकी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो, देयर आर 2 स्टेप्स। सबसे पहले तो आपको लाइसेंस लेना होता है, एंड सेकेंडली आपको ऑब्टेन करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कैसे हम लोग लाइसेंस लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, कैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, हम यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखेंगे। क्या स्टेप्स लेनी है? जो भी डायरेक्टर है आपके सेक्शन 8 कंपनी के, सबसे पहले उनका डिन होना चाहिए। डिन मतलब होता है बेटा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका भी नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उन डायरेक्टर्स का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका फॉर्म है INC 13, और आर्टिकल्स का फॉर्म क्या है? INC 31। 13 का उल्टा कर लेने का, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 8 कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट करोगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स, जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स है, जो सेक्शन 8 में डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, दे शुड हैव डन एंड डिजिटल सिग्नेचर। सेकेंडली सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम जो है वो कौन सा फॉर्म में होना चाहिए? INC 13 में। आर्टिकल्स 13 का उल्टा कर दो, 31 में होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी जो है वहां पे सिर्फ एक डायरेक्टर होना चाहिए ऐसा जो इंडिया में रहा है कम से कम 182 डेज। तो सेक्शन 8 कंपनी में एक तो ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो आपके इंडिया में रहा है। कितने टाइम इंडिया में रहा है? 182 डेज, या 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? जस्ट गिव इट अ रैपिड रिविजन। देखो, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आपको प्रोसेस ही देखना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा समझने जैसा नहीं होता है। बिकॉज प्रोसेस में क्या है दीदी, ये हमें करना होता है, सो यू शुड नो। इसलिए हम लोग मेजर फोकस करेंगे आप कि आप क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो। सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, लाइसेंस ले लो आप, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो। जो भी प्रपोज डायरेक्टर से उनका डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर MOA का फॉर्म क्या होगा? INC 13 होगा। आर्टिकल्स का INC 31 होने वाला है। सेक्शन 8 कंपनी में एक पर्सन ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में रहा हुआ हो 182 डेज और मोर। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है। अच्छा, भी सेक्शन 8 को इनकॉर्पोरेशन कैसे करने वाले हैं? इसका इनकॉर्पोरेशन भी सेम आपके स्पाइस प्लस फॉर्म से ही होता है। सेक्शन 8 कंपनी है तो कोई नया फॉर्म नहीं आएगा। कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए द फॉर्म में सेम स्पाइस प्लस, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सेक्शन 8 कंपनीज में फिजिकल कॉपीज होती है MOA और AOA की। जनरली हमने क्या देखा है?
EMOA और EAOA होता है, लेकिन बिकॉज इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में आपको फिजिकल कॉपी सबमिट करनी पड़ती है MOA की और AOA की, वो स्पाइस प्लस के साथ आपको फिजिकली अटैच यहाँ पर करना होता है, ठीक है। फाइनली अगर सब कुछ सही है तो आपको सिन मिल जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा तुम्हें पता है आप ना कंपनी का डिन भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टर्स हमारे प्रपोज्ड है कि हाँ हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं सेक्शन 8 कंपनी में, तो जो भी डायरेक्टर्स है अगर उनके पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, स्पाइस प्लस के साथ ही वो लोग क्या करेंगे, स्पाइस प्लस के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं डिन के लिए कि हमें डिन यहाँ पर चाहिए। ओके, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को हमने इजी करने के लिए फॉर्म स्पाइस प्लस इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे लाइसेंस भी मिल जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा। मतलब एक सिंगल फॉर्म फाइल करो स्पाइस प्लस, सब कुछ सही है तो ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगी सेक्शन 8 कंपनी का, साथ ही साथ आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग यू कैन वर्क एज अ सेक्शन 8 कंपनी, बट वन थिंग इज टू बी नोटेड, यहाँ पर MOA और AOA की फिजिकल कॉपीज जाती हैं, इलेक्ट्रिक कॉपीज नहीं जाती। एक सिंगल फॉर्म से आपको लाइसेंस में मिल जाएगा और एक सिंगल फॉर्म से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट होते हैं वो देख लोगे, कुछ सिमिलर दिखेंगे जो नॉर्मल कंपनीज में होते हैं, कुछ अलग दिखेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन चाहिए होगा आपको यहाँ पर। इट इज टोटली ओके, यहाँ पर अगर आप फॉर्म याद नहीं भी करोगे दैट इज फाइन, चलेगा वो हमें। डिक्लेरेशन चाहिए हर एक पर्सन से, यहाँ पर आपको फर्स्ट डायरेक्टर से और सब्सक्राइबर से चाहिए। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका एड्रेस प्रूफ का ध्यान रखना है। तो अभी तक क्या है, मेमोरेंडम है दीदी, आर्टिकल से, प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन चाहिए, फर्स्ट सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन चाहिए और फर्स्ट सब्सक्राइबर का आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी दे दोगे। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं, जो सब्सक्राइबर्स है उनका आइडेंटिटी प्रूफ दो यार, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। एस्टिमेट बताओ फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है कंपनी का। हम सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट तो करने वाले हो, लेकिन आप क्या एस्टिमेट लगाते हो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में क्या इनकम होने वाला है, क्या एक्सपेंडिचर यहाँ पर होने वाला है। तो आपको एक एस्टिमेट भी सबमिट करना होता है यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ, ये जो इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन दे रहे हो उसी के साथ ये सबमिट करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म देते हो, फॉर्म INC 22, ये सेम है। अच्छा, कुछ फॉर्म सबमिट करने हैं, जैसे कि कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर हम देख कर आए हैं, DIR 2 में सबमिट करते हैं। एफिडेविट बाय डायरेक्टर्स फॉर नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये चीज़ सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी से लोगों से पैसा नहीं ले सकती, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी लोगों से पैसा नहीं ले सकती, तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट मीन्स डिक्लेरेशन, सो द डायरेक्टर्स आर गोइंग टू गिव अ डिक्लेरेशन कि सुनो सुनो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे आम जनता जनार्दन से। हर एक सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन चाहिए होगा आपको लास्ट में, ठीक है। अगर कंसर्न ROC सेटिस्फाइड है, फाइनली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक ही फॉर्म है, क्या फॉर्म है, INC 11। क्या ये क्लियर है? कुछ कुछ नया पार्ट दिखा होगा, फॉर श्योर आपको दिखा होगा नया पार्ट। डू यू वांट मी कि हम पूरा का पूरा सेक्शन 8 कंपनी देख ले एक बार? विनीत, लगता है आप पूरा फोकस से नहीं सुन रहे हो बेटा। सब्सक्राइबर्स कौन होता है अभी पूछ रहे हो? सब्सक्राइबर्स तो कब से चले हुए आ रहे, मैंने रिवीजन करते टाइम भी बताया था सब्सक्राइबर्स कौन होता है। ऐसे लोग जो कंपनी में पहले शेयर्स लेते हैं, जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, वो सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 शेफाली। चलो, सो लेट्स रिवाइज वंस, एक बार सेक्शन 8 कंपनी रिवाइज कर दे। सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, दिमाग में रिकॉल करो मैम, लाइसेंस चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स है उनके पास डिन और DSC होना चाहिए। इसका MOA होता है INC 13 में और AOA होता है 31 में। साथ ही साथ ये भी याद कर लेना कि MOA और AOA की फिजिकल कॉपीज जाती है स्पाइस प्लस फॉर्म में। सेक्शन 8 कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में रहा है 182 डेज और मोर के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कि आप बिजनेस ईजिली कर पाओ। स्पाइस प्लस एक
एक ऐसा फॉर्म है जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और इसी फॉर्म में आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन चाहिए होगा आपको डायरेक्टर से, फर्स्ट सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन चाहिए होगा, उनका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए, एस्टिमेट ले लो फ्यूचर में कितना इनकम और एक्सपेंडिचर होने वाला है नेक्स्ट 3 ईयर्स में, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ले लो DIR 2 में, डिक्लेरेशन ले लो सब्सक्राइबर से INC 9 में, वेरीफाई करा दो रजिस्टर्ड ऑफिस INC 22 में, ROC को सब कुछ सही लगता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी 11 में, INC 11 में। क्या यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है गाइस। यू हैव टू ट्राई टू स्पीक विथ मी, है ना। सी किसी भी चीज को टफ कहना बड़ा आसान होता है और ये बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो और फिर जब आपको आ जाता है ना, उसका मजा ही अलग होता है। सीरियसली दिस इज द टाइम जहां पर आपको मेहनत करनी है। बिलीव मी, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखो इस टाइम पे। ऑल इंडिया रैंक लानी है तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखो, आप 101% यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। ठीक है, आग लगा दिए साहिल, ग्रेट ग्रेट ऑसम। चलो सी, अगर आप लोगों को याद हो रहा है तो आई वुड बी मोर हैप्पियर देन ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस होती थी कि यार समझ आ गया पर लर्न करने में इशू आता था। इसलिए इन माई क्लास आई ट्राई टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, ताकि ऊपर भेजे में कुछ तो जाएगा ना। अगर आप 60 to 70% भी क्लास में रिकॉल कर पा रहे हो तो मेरा काम तो समझो हो गया। ठीक है, अब 30 to 40% सेल्फ स्टडी भी करोगे ना। ठीक है, अच्छा अभी सेक्शन 8 कंपनी को ही हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिरकार सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो स्टैब्लिश हुई है फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर प्रमोटिंग, क्या प्रमोट करने के लिए। मैंने आपको बताया था इसमें एजुकेशन से 3 चीजें लो, एजुकेशन, कॉमर्स, आर्ट और साइंस। हमारी 3 सब्जेक्ट्स होते थे, कॉमर्स, आर्ट, साइंस को प्रमोट करने के लिए बनी है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनी, रिसर्च के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, यहाँ पर रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए, चैरिटी के लिए बनी है, या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। अच्छा ध्यान रखना, इसके जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट, वो इनकम वो वापस कहाँ लगाती है, वो अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती, जो भी उसका इनकम आएगा वो फिर से लगा देगी अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या? तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। और ये बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है तो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। वो प्रॉफिट का फिर से कहाँ यूज करने वाले हो? यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में यूज करने वाले हो। अच्छा ध्यान रखना, एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। जनरली आपको बताऊं तो पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। इट मींस पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती उसके नाम पे। लेकिन अभी ये सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी सबको आने देती है, तो सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को मेंबर यहाँ पर बनने दे सकती है। इट मींस अ पार्टनरशिप फर्म मे बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है, सेक्शन 8 कंपनी की में मेंबर हो सकती है। क्या ये क्लियर है? अच्छा एक कंपनी जो इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है वो किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, फिर भी होना चाहती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। यार तुम ऐसी कंपनी हो, तुम अच्छे काम के लिए बनी थी, तुम चैरिटी के लिए, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिलीजियन, वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए बनी थी। अब तुम किसी और कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं होने देंगे। फिर भी होना चाहती हो तो तुम्हें अप्रूवल लेकर आओ। किसकी अप्रूवल लेकर आओ? ऊपर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो क्या कर सकता है, लाइसेंस इसका ले सकता है। कंपनी को जो लाइसेंस दिया था ना वो लाइसेंस उससे फिर से छीन सकता है। वी नो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी को चालू करने के लिए यू शुड हैव द लाइसेंस, यू शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लाइसेंस किसने दिया था? सीजी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था। तो अभी जो तुम्हें लाइसेंस दे सकता है वो तुमसे लाइसेंस ले भी सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। रिवोक मतलब क्या हो गया? टेक बैक द लाइसेंस।
लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं अगर कंपनी कोई भी रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावीन कर रही है। दीदी एग्जाम्पल, जैसे कंपनी क्या कॉन्ट्रावीन कर रही है, हो सकता है इस कंपनी ने क्या कर दिया, जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट से मेंबर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहना ही सही है, तो सेक्शन 8 के सख्त खिलाफ है, बिल्कुल मना कर रखा है। इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस इससे ले लेगी, इसको जो अधिकार दे रखा था सेक्शन 8 कंपनी का वो इससे ले लिया जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस रिवोक कर दिया है तो वो क्या कर सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है और उसे लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, मतलब ये पब्लिक के हित में है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि अब इस कंपनी को वाइंड अप कर दो, या फाइंड अप कर दो मतलब बंद कर दो, या इस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट कर दो, मर्ज कर दो। मान लो हमारी ये ए सेक्शन 8 कंपनी, अभी उसको दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ आप मर्ज कर दो यहाँ पर, ठीक है। जो भी ऑर्डर है वो लिया जाएगा, उससे पहले सेक्शन 8 कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। एम आई वेरी क्लियर? बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। सो सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या है? सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी जो किसके लिए बनती है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या चैरिटी के लिए, या इन्हीं किसी पर्पस के लिए बनती है यहाँ पर हमारी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में जो पार्टनरशिप फर्म है वो मेंबर हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी को जो भी इनकम होता है वो उसे यूज करेगी इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। सेक्शन 8 कंपनी मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती है। अगर सेक्शन 8 कंपनी ने कोई भी कंडीशंस को कॉन्ट्रावीन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है लाइसेंस को रिवोक करने की, लाइसेंस ले लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि ये जो कंपनीज को वाइंड अप कर लेना चाहिए तो बंद कर दोगे। अगर उन्हें लगता है इसे अमलगमेट कर देना चाहिए, मर्ज करना चाहिए किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ, तो वो कर दोगे आप, लेकिन उससे पहले इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, फिर भी होना चाहती है तो क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेकर आ जाओ। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये डन है? सी, जो भी नेसेसरी नीडेड असेंशियल पॉइंट्स है आपके सेक्शन 8 कंपनी में, बेटा वो सारे के सारे मैं कवर करवा रही हूँ। तो जो भी जरूरी पॉइंट्स है, जहाँ से भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आ सकती, वो सब मैं कवर करवा रही हूँ। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट कि क्या कवर हो रहा है, कितना हो रहा है, सारी रेलिवेंट चीजें आर कवर्ड। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। अच्छा, पता है फॉरेन कंपनी मतलब कैसी कंपनी? अरे फिरंगी कंपनी। फॉरेनर क्या होता है? ऐसा पर्सन जो पैदा तो बाहर हुआ है लेकिन इंडिया में आ जाता है रहने के लिए या घूमने के लिए। फॉरेन कंपनी भी ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी जो बनी तो बाहर है, इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई है, लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रही है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जून 24 के अटेम्प्ट में इसका भी एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी है ये। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कहाँ बनी है, जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अच्छा, वो इंडिया में जब भी बिजनेस कर रही है वो खुद से भी कर सकती है, किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकती है, फिजिकली भी कर सकती है, या इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है। परफेक्ट प्रियांशी ने सेक्शन मेंशन किया है मैम, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42। अच्छा, आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर इंडिया में कर सकते हो किसी भी तरीके से। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक कंपनी है जो बनी है कहाँ पर, लेट्स अज्यूम वो बनी है सिंगापुर में, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली वो बिजनेस कर रही है, तो क्या उससे फॉरेन कंपनी बोलोगे? क्या क्या कहता है तुम्हारा छोटा सा दिमाग? क्या उसे फॉरेन कंपनी बोलोगे क्या? परफेक्ट आदित्य, भूमि, प्रियांशी, पीयूष, एकदम ऑसम। ऐसी कंपनी जो बनी तो है सिंगापुर में लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही, पर फिजिकली काम नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉनिकली। आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है ना। क्या क्या उसे फॉरेन कंपनी बोलोगे? बिल्कुल मैम, उसे फॉरेन कंपनी ही कहा जाएगा। यस, परफेक्ट। फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली इट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में क्या कर रही है, वो बिजनेस कर रही है। परफेक्ट प्रियांशी, शर्वरी, मयंक, लक्ष्य, आदित्य। यस, तो हमें समझ आ गया। यू गाइज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई किसे फॉरेन कंपनी बोलोगे, किसे नहीं बोलने वाले हो यहाँ पर आप, ठीक है। अच्छा, अभी फॉरेन कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इसी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हो, लेकिन क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो हम एक बार इसे देख लेंगे।
क्या बोला गया है, फॉरेन कंपनी के लिए बोला गया है अगर कोई भी कंपनी है जहां पर 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ध्यान से सुनना, एक ऐसी कंपनी है जहां पर 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इट कैन बी प्रेफरेंस, इट कैन बी इक्विटी, वो किसने हेल्ड कर रखी है, इंडिया के सिटीजन ने, जो इंडिया का सिटीजन है उसने हेल्ड कर रखी है, ठीक है, इंडिया के सिटीजन ने ले रखा है, या फिर कोई बॉडी कॉरपोरेट ने ले रखा है जो कि आपकी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे मिलकर या चाहे अकेले। तो बोला गया है उस कंपनी को हम ऐसा मान लेंगे जैसे वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मजा आने वाला है बहुत। यहाँ पर लॉ बहुत शातिर है। लॉ बोलता है अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50%, आधा पेड अप शेयर कैपिटल भी हमने होल्ड कर रखा है, यानी कि इंडिया में किसी सिटीजन ने होल्ड कर रखा है या फिर इंडिया वाली कंपनी ने होल्ड कर रखा है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि जैसे ये कंपनी इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और उस पर सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे इंडिया वाली ही कंपनी के। इवन तो वो बाहर की कंपनी थी, लेकिन उस कंपनी में अगर 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, जो बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में बनी, चाहे अकेले चाहे मिलकर, तो उसे हम मान लेंगे जैसे कि ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और उस पर सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। एम आई वेरी क्लियर? मैं इसे हाईलाइट कर लेती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू। नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसने होल्ड कर रखी है आपकी, इट इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में बनी है, चाहे सिंगली मतलब अकेले या फिर मिलजुल कर। तो हम कैसा मान लेंगे, वो कंपनी इंडिया में ही बनी है, हम ऐसा मान लेंगे एज इफ इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब तुम तो यार विदेशी होकर भी विदेशी नहीं हो, ठीक है, हमेशा ही मिल जाते ना पीयूष नोट्स तो। चलो फिर बोला गया है यहाँ पर नेक्स्ट किस चीज का ध्यान रखना है, ये जो फॉरेन कंपनी है उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उसे भी बैलेंस शीट की कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी जो है वो आरओसी के साथ फाइल करनी हर कैलेंडर ईयर। तुम बाहर बनी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंप्लाइंसेस नहीं करने वाली हो। यहाँ पर ऐसी कंपनी जो भी फॉरेन कंपनी उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, P&L अकाउंट बनाना है और आरओसी के पास फाइल करना है हर कैलेंडर ईयर में। एम आई क्लियर? किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए आपको बेटा? फॉरेन कंपनी का बताया ना, फ्लिपकार्ट, ठीक है गौरव। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 2 या किसी भी बच्चे को डाउट है तो समझो, ये कंपनी है जो कहाँ बनी थी, लेट्स अज्यूम इनकॉर्पोरेट हुई थी दुबई में। प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली कहाँ है, हमारे भारत देश में है, हमारे इंडिया में है इसका प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और इस कंपनी में लेट्स अज्यूम कि प्रियांशी और अमृता जो है वो होल्ड कर रहे, दोनों मिलकर होल्ड कर रहे 55% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो बस इस कंपनी को हम क्या मान लेंगे, तो हम मान लेंगे एज इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल वाला पॉइंट है ये, तो सिंपल है, ठीक है। सी फॉरेन कंपनी के केस में हम जनरली कैलेंडर ईयर ही देखते बेटा। अच्छा कोई डाउट है अभी इधर? मैम एक बार डिन नंबर लेने पर कितने डायरेक्टर कंपनी में हो सकते हैं? रोहित मिनिमम डायरेक्टर्स तो आपको पता है 3 to 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये तो बहुत पहले बताया था। साहिल जो जो भी फॉर्म्स बोले वो याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर फिर नहीं हो रहा है तो ठीक है। नहीं श्रुति, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी ओपीसी में मर्ज नहीं हो सकती, ना ही कन्वर्ट हो सकती, ओके। अच्छा आशुतोष स्वयं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आशुतोष पूछ रहा है मैम माइनर कौन होता है, तो जरा कोई हेल्प कर पाएगा आशुतोष की और बता पाएगा कि माइनर किसको बोलते हैं? प्लीज गाइस हेल्प कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्मय ये टेक्निकल इशू आप एक बार बात कर लो, ऐप पे आपको ऐप रिलेटेड इश्यूज में दिख जाएगा, आप मैसेज कर दो। चांदनी गुप्ता कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो बेटा?
हम्म सो आशुतोष, आई डोंट, जिसका भी क्वेश्चन था, माइनर वो पर्सन होता है हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स तक नहीं पहुंचा उसे हम बोलते हैं माइनर। ठीक है, जो अंडर 18 है, जैसे कि भूमि ने, साहिल ने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, जो अंडर 18 है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। अभी आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये एक वेबसाइट है जिसका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में। तो अभी से यूज टू हो जाओ। ऑल्सो आप देख सकते हो, सो दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA की वेबसाइट है, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। यू हैव टू टाइप ऑन गूगल www.mca.gov.in और आपको ये वेबसाइट यहाँ पर मिल जाने वाली है। अभी आई वॉन्ट सभी का अटेंशन इधर, प्रैक्टिकली हम देखने वाले, बिल्कुल परफेक्ट। प्रियांशी, भूमि, संजय, दिस इज द वेबसाइट ऑफ MCA। यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू साइन इन, आपको यहाँ पर साइन इन यहाँ पर करना रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, साइन इन करना रहता है, आपकी डिटेल्स डालनी होती है, यूजर आईडी, पासवर्ड। जो बच्चा पूछ रहा था लॉगिन कैसे करना है, तो अगर आपका पहले यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, इन दैट केस क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर हम लोग साइन अप करके सारी डिटेल्स भर देंगे। आपको कैप्चा की जो वैल्यू है वो फाइल करनी होती है। जस्ट अ सेकेंड, मैं मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ, चलो कैप्चा कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी साथ साथ में मैथ्स का भी टेस्ट लेने लग गए। 147, ठीक है। आई थॉट इट, सो आई गेस मैं भूल चुकी हूँ मेरा आईडी पासवर्ड, लेकिन फिर भी रुको रुको रुको, आई विल ट्राई। मैंने लॉग इन किया था, एक बार और ट्राई कर देते हैं। अदरवाइज अदरवाइज मैम, आई नीड योर ब्रेन फॉर एग्जाम्स, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच अमीना। सो गाइज लिसन टू मी फर्स्ट, मे बी मेरा जो पासवर्ड है वो मैं भूल चुकी हूँ, सो दैट्स वाई आई विल ट्राई एक दो पासवर्ड डाल के। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू शो यू, डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ ये चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लीक होगा मेरा मेल, साहिल तुम लोगों के पास ही तो है। अच्छा, आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा वो मैं तुम्हें ज़रूर समझा सकती हूँ। सो अगर आप भी MCA पे बनाना चाहते हो, आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा, बिकॉज आपका कुछ चीज़ है नहीं, तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें, यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे, आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल हो, आपका पैन नंबर आप यहाँ मेंशन करोगे और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है। जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप में से कोई पर्सन है हु इज़ वेरी एंथुसियास्टिक और ये ट्राई करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर, रजिस्टर पे करोगे, यहाँ पे यूजर कैटेगरी आएगा, फिर आपका पर्सनल डिटेल्स में सारी डिटेल्स पूछी जाएगी, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फास्ट लास्टली आप यहाँ पर लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, सो श्योरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं अपना लॉग इन आई डी पासवर्ड भूल चुकी हूँ। चलो, कोई ना, यस यस गरिमा, एनीवन कैन रजिस्टर, आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, MCA की वेबसाइट पे आप 100% रजिस्टर कर सकते हो। यस मयंक, कभी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके, सो डोंट वरी, अभी तुम्हारी किस्मत आई गेस आज इतनी अच्छी नहीं है। आज MCA के दर्शन तो हो गए, फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग वेबसाइट, तो श्योरली वी आर गोइंग टू डू इट ऑन एनी अदर डे, पर मैं 100% आपको बताने वाली हूँ, इट्स माई गारंटी। चलो, अभी कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं।
ओके, देर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डेल्टा एलएलसी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन कैलिफोर्निया यूएसए। द कंपनी हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, बट इट्स डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन इंडिया। एक्सप्लेन वेदर डेल्टा एलएलसी विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ये 2 बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो क्या मैं इसको होमवर्क दे सकती हूँ? क्या कर सकते हो? अच्छा, कैसे करोगे वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे आंसर दो, क्या इसे फॉरेन कंपनी मानोगे या फॉरेन कंपनी नहीं मानोगे? ये तूफानी रिवीजन कराएंगे जानवी पहले ये क्वेश्चन के बाद। गरिमा बोल रही दीदी आज सच में किस्मत खराब है, क्लास भी नहीं चली कंपनी लॉ की। मुझे भी बहुत बुरा लगा, बट आई गेस कुछ तो वाईफाई वाला इशू था यहाँ पर। यस यस यस, इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। अच्छा, फटाफट से ये करना है, ये करना है, ठीक है? क्या करना है? कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर, ठीक है? सोचना भी मत नहीं करने की, ठीक है? सोचना भी नहीं है। ये जो भी डाउट्स है ना तुम्हारे दिमाग में कि दीदी आंसर कैसे लिखते क्या है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं बता सकूं आंसर्स कैसे लिखते हैं, बट मैं अपना आपका हाथ पकड़ के लिख तो नहीं सकती हूँ, ठीक है? तुम्हें ही लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर आओ। कैसे स्टार्ट करने वाले हो? सबसे पहले हम बताने वाले इधर कि फॉरेन कंपनी आखिरकार होती क्या है, ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। सो कैसे स्टार्ट करोगे? क्या सेक्शन पता है? यस, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? कंपनीज एक्ट में सी कैपिटल रखना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें पर इसका ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है यहाँ पर? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, बिल्कुल नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बेसिक, ठीक है? बेटा कॉपी पेन से लिखना है, मैं सच्ची बता रही हूँ, लिखना है सीरियसली। इफ़ यू वांट कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पेपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए, इन्हीं इनिशियल डेज में स्टार्ट कर दो राइटिंग प्रैक्टिस करना, वरना एंड में फिर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एंड का टाइम है, इतना पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना और हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं है। सो आई डोंट वांट यू ऑल टू रिग्रेट एट दैट मोमेंट। तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या होता है? सबसे बुरा होता है रिग्रेट करना, कि काश हम उस टाइम पे पढ़ लेते हैं, काश उस टाइम पे हम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई डोंट वांट कि आपकी लाइफ में वो रिग्रेट आए कि यार काश उस टाइम पे पढ़ लिया जाता। आई डोंट वांट दैट काश आपकी लाइफ में आए। इसीलिए आई एम इंसिस्टिंग यू दैट मच कि जब भी जो भी बोला जाता है अपने लिए लिख दो, ठीक है? किसी और के लिए नहीं कर रहे हो तुम, अपने लिए कर रहे हो। यू हैव टू टेक सम एफर्ट्स। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन मीन्स नहीं, फॉरेन कंपनी मीन्स क्या होता है? मेरे से पहले भी लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कहां पर इनकॉर्पोरेट हुई है ये? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा, कैसे हो सकता है प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया? खुद से भी हो सकता है, एजेंट के थ्रू भी, फिजिकली भी या इलेक्ट्रॉनिकली। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है? वेदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, कंडक्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में क्या कर रही है? कंडक्ट कर रही है बिजनेस। अभी ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपका क्वेश्चन है क्या डेल्टा एलएलसी ये जो है क्या वो फॉरेन कंपनी है? तो हमें बताना पड़ेगा इज इट अ फॉरेन कंपनी और नॉट। सो हम फैक्ट्स बताएंगे। क्या फैक्ट बताने वाले हो यहाँ पर आप? फैक्ट क्या है? फैक्ट्स मतलब होता है शॉर्ट समरी ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की शॉर्ट में समरी। आप बता दो कि जो डेल्टा एलएलसी है वो कैलिफोर्निया में बनी है पर इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में बिजनेस कर रही है, ठीक है? डेल्टा एलएलसी शॉर्ट में
is incorporated in California. But doing online business electronically in India. ठीक है, ये हमने शॉर्ट में बता दिया। अच्छा, आपका कंक्लूजन क्या है? क्या डेल्टा एलएलसी फॉरेन कंपनी है? तो क्या कंक्लूजन है, कैसे कंक्लूड करने वाली हो आपके आंसर को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कंक्लूड करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन डेल्टा एलएलसी is carrying business in electronic mode in India, so it will be treated as, क्या ट्रीट किया जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। सिंपल है, सॉर्टेड है, इजी पीजी है यहाँ तक। ये शिफाली कुश, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा देखो, चैट में लिखो, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, बट आपको कॉपी पेन से लिखना है। एग्जाम में बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे ही आंसर्स लिखोगे। सो मेक श्योर आप कॉपी पेन पे ही लिखें, कॉपी पर ही पेन से लिखें। अभी हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं की पॉइंट्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मच नीडेड, असेंशियल, ठीक है। कैसे अंडरलाइन करोगे? सबसे पहले क्या अंडरलाइन करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 42। अरे हमें पता है सेक्शन, दिखाओ एग्जामिनर को, कुछ चीज़ पता होती है ना, फ्लॉन्ट करते हो ना तुम लोग। अच्छा, कभी नया आईफोन लेकर आओगे तो सबको दिखाओगे, पिक्चर्स डालोगे, इंस्टा पे स्टोरी डालोगे, पोस्ट करोगे कि हम सबको दिखाते, सबको पता है तो चलना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स हुई है तो नई ड्रेस लेकर आई है या शादी में कहीं भी जा रही है, तैयार हो रही है, तो वो बोलेगी यार सबको पता होना चाहिए हम रेडी होके, हम कितने सुंदर लग रहे हैं, सबको दिखना चाहिए, ठीक है। या बॉयज कुछ कार लेकर आए, बाइक लेकर आए तो सबको दिखाते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको की पॉइंट्स पता है, आपको कीवर्ड्स पता है, आपको सेक्शंस पता है, तो उसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। आपको सेक्शंस पता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो उसे हाईलाइट करना है यहाँ पर। फॉरेन कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। फिर लिखो प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। इटसेल्फ एजेंट फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में बिजनेस कर रही है। लास्टली कंक्लूजन पे अंडरलाइन करोगे कि ये जो डेल्टा एलएलसी है, ये डेल्टा एलएलसी जो भी है, इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। दैट इज इट। यस, फ्लेक्स करना है तो वहां पे डोंट फॉरगेट, अपने सीएस में भी फ्लेक्स करना है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी फ्लेक्स करना है आपको, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करने हैं, फ्लेक्स करना बिल्कुल मत भूलना। यस पीयूष आनंद, यू कैन से दैट, बट लास्टली आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर डेल्टा एलएलसी इज अ हमारी फॉरेन कंपनी। साक्षी जैन, क्वेश्चन नहीं लिखना है बेटा, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना होता है, ऐसे फैक्ट्स में, ये बस शॉर्ट होता है। जब भी केस लॉ वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये वाला था, तो आपको फैक्ट्स ऑफ द केस को शॉर्ट में लिखना होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, दैट इज अ होमवर्क, एक मैंने लिखवा दिया है, ये होमवर्क है बट पढ़ लो, ठीक है। क्या है? निधि कंपनीज कैन प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट एज पर निधि रूल्स 2014। यस, निधि कंपनी लोन दे सकती है निधि रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग, कुछ लिमिट्स में, ओके। Rakesh, being a member of a Nidhi company, wants to know the limits mentioned under Nidhi Rules 2014 and also seeks your advice whether a second loan can be granted within the limit specified if first loan is overdue, outstanding and remains unpaid. क्या आंसर लिखोगे? मान लो एग्जाम में आया है, क्या आंसर लिखोगे? बताओ जरा, क्या आंसर लिखोगे? आई एम वेटिंग।
अरे वाह वाह, रोहित बोल रहा है मैम क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त सब याद आ गया, फॉरेन कंपनी में यही होगा। मैनी टाइम्स यू विल फील लाइक कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम सब भूल गए, बट जैसे आप टेस्ट पेपर देखोगे, जैसे आप एग्जाम देखोगे, आपकी मेमोरी में बहुत सारी चीजें रिकॉल होगी। ठीक है अमृता, मैं आंसर करती हूँ है ना। राज पटवा, अगर एमओए और एओए चेक करना है किसी कंपनी का तो उसके लिए फीस पे करनी होती है आपको। वेदांत, वो दोनों अलग है, ज्वाइंट वेंचर हमारा अलग से चैप्टर है, आप देखोगे उसको, अभी नहीं बाद में। गौरव, दोनों ही अच्छे हैं। आप कहीं किसी आंसर में रेफरिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 42 लिखो, किसी आंसर में एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 लिखो। दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एनी आंसर। ठीक है, तो आप दोनों ही वेज लिख सकते हो, इसमें ऐसा नहीं कि ये वाला अच्छा और ये वाला बुरा है। ओके गौरव, परफेक्ट 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 आंसर बोल रहे हो सभी लोग। इट कैन नॉट ग्रांट सेकेंड लोन, क्यों? प्रोविजन याद आ गया ना, जब भी कोई ऐसा पर्सन है जिसने डिफॉल्ट किया है, इफ द बॉरोवर मेड एनी डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट किया है, तो उसे सेकंड लोन नहीं मिलेगा। पहले क्या एक्सप्लेन करोगे, पढ़ा है ना तुमने, आपको लिमिट्स बतानी है। वो लोन वाली लिमिट याद है, टेबल याद है सबको, ये डिपॉजिट था, फिर आप कितना लोन दे सकते हो, वो आपको सबसे पहले टेबल के फॉर्म में समझाना रहेगा। कितना डिपॉजिट कितने डिपॉजिट पे कितना लोन मिल सकता है, एक बार आपने ये बताया है। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, फर्स्टली आप बताओगे निधि कंपनी क्या है, शॉर्ट में बताना है। सेकेंडली, यस निधि कंपनी लोन दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिपॉजिट्स। और थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखने वाले हो, नहीं ऐसा कोई बोरोवर जिसने डिफॉल्ट किया है उसको हम फिर से लोन नहीं देते, हम दूर से ही क्या कर देते हैं, गेट आउट हो जाओ। ठीक है, जिसने डिफॉल्ट किया उसे लोन नहीं मिलेगा। क्या इसे लिख सकते हो 101%, 101% कह सकते हो। ठीक है चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। डोंट वरी, एमसी की वेबसाइट लॉग इन करके पूरा प्रोसेस आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट भी नहीं तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी हमारा लेक्चर थोड़ा पहले कवर हो जाएगा, जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो आई एम गोइंग टू शेयर यू 101%। ठीक है, ये गौरव एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। चलो, सो आज का चैप्टर हो चुका है स्वाहा, और लेट्स स्विच ऑन टू आवर तूफानी सा रिविजन। क्या तैयार हो? अच्छा, उससे पहले एक बच्ची है अमृता, उसका ये डाउट है कि प्रो बैच के नोट्स एंड आपकी ई नोट्स में क्या डिफरेंस है। बेटा सुनो, जो आपको हार्ड कॉपी मिली है नोट्स में, सब सुनो, प्रो बैच में जो भी हार्ड कॉपी मिली है नोट्स वाली, वो चार्ट बुक है जो आपको यूज आएगा फॉर द रिविजन पर्पस। उसको आप यूज कर सकते हो 1 डे बिफोर एग्जाम रिविजन में। आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आपने 1-2 बार ई नोट से पढ़ लिया है, उसके बाद आप चार्ट बुक से फटाफट रिफ्रेश कर सकते हो। सो दीज आर द प्रो बुक का वो जो हार्ड कॉपी मिला है अमृता आपको, ठीक है, और बाकी सब बच्चे को लोगों को भी। सेकेंडली, जो मेरे ई नोट्स में प्रोवाइड करा रही हूँ, दीज आर कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, एकदम डिटेल्ड नोट्स हैं जिसमें हर एक चीज कवर्ड है। जो मैं तुम्हें इधर पढ़ा रही हूँ पीपीटी में, वो हर एक चीज ई नोट्स में कवर्ड रहेगी 90 to 95% केसेस में। तो ई नोट्स से ही पढ़ना है, पीपीटी नोट्स से ही पढ़ना है आपको, क्योंकि वो डिटेल्ड है। हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्टिव बेसिस पे स्टडी नहीं कर सकते। आपने 1-2 बार रिवाइज कर दिया ई नोट्स से, उसके बाद आप चाहते हो फटफट झटपट रिविजन हो जाए, उस केस में आप वो हार्ड कॉपी वाले नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एक बार और आग लगाने के लिए तैयार हो क्या? तूफानी सा रिविजन करने के लिए तैयार है सभी लोग? सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर तूफानी सा रिविजन। ठीक है, ओके ओके, रिविजन करा रहे साहिल। ओके, सो द फर्स्ट वन जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी? स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना है, यूजर को लॉग इन करना है, एमसीए की वेबसाइट पर जाएंगे, हम साइन इन करेंगे, हमारी डिटेल्स डालेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने वाले हैं। एमसीए सर्विसेज पे जाओगे, स्पाइस प्लस पर जाने वाले हो। जैसे ही स्पाइस प्लस पर आप चले जाओगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम को रिजर्व करवाना रहेगा। आप देखोगे टाइप ऑफ कंपनी, कैटेगरी ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी क्या है। कोई फाइल सबमिट करनी है तो वो आप फाइल सबमिट कर
कर दोगे। नाम आपका रिजर्व होगा, कितने टाइम के लिए रिजर्व होगा हमारा नाम, नई कंपनी है तो 20 डेज के लिए रिजर्व होगा, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो 60 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व हो सकता है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने वाले 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं हम लोग। INC 9 डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स, मेरे साथ फॉर्म बोलोगे। DIR 2 डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, जो प्रपोज्ड डायरेक्टर्स है उनके। और MBP 1 में हम डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। ये फॉर्म आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी आपको पैन और 10 के लिए अप्लाई करना है। कौन से फॉर्म में अप्लाई करोगे यहाँ पे, INC 32 में। इलेक्ट्रॉनिक MOA और इलेक्ट्रॉनिक AOA के आपको सबमिट करना है। कौन से फॉर्म में, MOA का INC 33, आर्टिकल्स का INC 34, 32, 33, 34 का। अजाइल प्रो जो फॉर्म है उसको फाइल करोगे, इसमें जो भी चाहिए उस डिटेल्स में आपको येस क्लिक करना है। GST इज ऑप्शनल, ESIC, EPO शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी। उसके बाद आप MC की वेबसाइट पे स्पाइस प्लस पार्ट B के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दोगे। ROC विल चेक, ROC को लगता है फर्दर इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी तो वो मंगवा सकता है। मैक्सिमम 2 रीसबमिशन हो सकते हैं, उसके बाद रीसबमिशन नहीं हो सकते। सब कुछ चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। कौन से फॉर्म में, 11 INC 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ SIN, PAN और 10 मिल जाएगा। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, बोरो नहीं कर सकती अनलेस वो डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन फाइल करे 180 डेज के अंदर अंदर, और वो डिक्लेरेशन शेड बी वेरीफाइड बाय CA, CS या फिर CMA इन प्रैक्टिस। साथ ही साथ जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या ROC के पास सबमिट करना है, फॉर्म INC 22 फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड स्वाहा, हमारी कंपनी बन चुकी है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं प्रोफेशनल्स को। सबसे पहला प्रिकॉशन क्या लेना है, एंगेजमेंट लेटर ले लो सब्सक्राइबर से फॉर द सर्टिफिकेशन पर्पज की हम ही करने वाले हैं। वेरीफाई करो जो भी रिकॉर्ड्स है रजिस्टर्ड ऑफिस में। थर्डली मेक श्योर कि जो भी अटैचमेंट आप अपलोड करें वो क्लियर हो। फोर्थली प्रोफेशनल को ध्यान रखना है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो फंक्शनल है फॉर द पर्पज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, फॉर ऑल द पर्पजेस ऑफ बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स हम लोग किस में चले गए थे, OPC में चले गए थे। 1% कंपनी सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 OPC। OPC इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। OPC बनाना चाहते हो ना तो सबसे पहले नेचुरल पर्सन, जीते जागते इंसान होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया, और अदरवाइज वही OPC बना सकता है, वही नॉमिनी बन सकता है यहाँ पर। अच्छा, रेसिडेंट इन इंडिया मतलब कौन, ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज और मोर, वो कौन हो गया आपका रेसिडेंट इन इंडिया हो गया यहाँ पर। अच्छा, हमने 1% कंपनी तो बना दी, एक पर्सन एक मेंबर मैक्सिमम एक ही OPC में हो सकता है। नॉमिनी भी आप एक ही OPC के यहाँ पर हो सकते हो, उससे ज्यादा के नहीं हो सकते हो। अच्छा, 180 डेज के अंदर अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी है। कोई भी मेंबर माइनर मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, OPC कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में। थर्ड हमने देखा था OPC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। आफ्टरवर्ड्स के सेक्शन 8 कंपनी पे, सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी है जो क्यों इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी या और किसी पर्पस के लिए। जो भी पैसा आ रहा है, जो भी प्रॉफिट कमा रही है, वो अपने ऑब्जेक्ट्स को ही अप्लाई करने में लगाने वाली, ऑब्जेक्ट्स को ही प्रमोट करने में लगाने वाली है। ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। सेक्शन 8 कंपनी में जो पार्टनरशिप फर्म है वो मेंबर हो सकती है, मेंबर बन सकती है। सेक्शन 8 कंपनी किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, फिर भी होना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेकर आओ। सेक्शन 8 कंपनी ने अगर कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन करी है तो जो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था ना, वो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। अच्छा, लाइसेंस रिवोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दैट इट इज इन द इंटरेस्ट, इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो सेक्शन 8 कंपनी को वाइंड अप कर सकती है या किसी और कंपनी के साथ यहाँ पर अमलगमेट कर सकती है। बट बिफोर डूइंग दैट वो सेक्शन 8 कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने वाली। सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी स्पाइस प्लस फॉर्म ही जाता है। आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो यू शुड ऑब्टेन अ लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके पास डिन होना चाहिए, उनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, फॉर्म क्या लेगी, अपने स्पाइस प्लस फॉर्म लेने वाली। वो एक सिंगल स्पाइस प्लस फॉर्म है जिससे आपको लाइसेंस भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर MOA और AOA इलेक्ट्रॉनिकली नहीं जाता है, फिजिकली जाता है। MOA का फॉर्म है INC 13, आर्टिकल्स का फॉर्म उसका उल्टा हो जाएगा, INC 31 हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, मेमोरेंडम जाएगा, आर्टिकल्स जाएगा, सब्सक्राइबर के साथ आपका डिक्लेरेशन जाने वाला है, सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी प्रूफ जाएगा, एड्रेस प्रूफ जाएगा, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन यहाँ पर जाने वाला है, एस्टिमेट जाएगा कि कितना इनकम और एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर होने वाला है नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो बता दो आप। अच्छा, फॉर्म फाइल करना है, INC 22 फाइल करना है, INC 9 फाइल करना है, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, डायरेक्टर्स का कंसेंट लेना है, आप दिन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये सारे फॉर्म्स आप फाइल करने वाले हो सेक्शन 8 के इनकॉर्पोरेशन के लिए। आफ्टर वर्ड्स हमने देखा लास्ट में फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बोलती है ये ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई है पर प्लेस ऑफ बिजनेस का है इंडिया में, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रही है उसे हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। एक कंपनी जो बाहर बनी है लेकिन उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, उसे हम फॉरेन कंपनी तो कहेंगे। और उस कंपनी में अगर 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 50% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, पार्टली इक्विटी या पार्टली प्रेफरेंस, कौन होल्ड करके बैठा है, आपके इंडियन सिटीजन होल्ड कर रखे हैं या बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया होल्ड कर रखा है, तो उस केस में वो कंपनी को हम ऐसा मान लेंगे जैसे कि इंडिया में ही बनी है और इस पर सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर। अच्छा, फिर आपको ध्यान रखना है फॉरेन कंपनी भले ही है लेकिन इसका जो भी बैलेंस शीट है, आपका जो भी फाइलिंग रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो सब आपको ROC के पास फाइल करना है हर एक कैलेंडर ईयर में। स्वाहा, हो चुका है हमारे चैप्टर नंबर 2 का। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2। क्या मजा आ गया, क्या तूफान मचा दिया, क्या आग लगा दी, क्या आग लगा दी, क्या मजा आ गया है? टैप करके बता दो यार उस फायर बटन पे कि मजा आ गया ना मैम। कितना परसेंटेज रिकॉल कर पा रहे हो अभी आप लोग, बताओ जरा। यस शेफाली, तविशी 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, 5 मार्क में भी 5 to 6 पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, गरिमा सिंह बोल रही है मैम इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी, मैं बताती हूँ उसमें बेटा। अभिराज आंसर लिखकर कहीं भेजना नहीं है, आपको खुद से खुद के लिए लिखना है, ठीक है। पीयूष आनंद INC 33 एंड 34 हो तो गया ना बेटा। अच्छा, एक और आपको आपके मॉड्यूल में एक टॉपिक दिखेगा जिसमें लिखा होगा रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड बाय निधि कंपनी। निधि कंपनी को क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो सेम पॉइंट है जो हमने इनकॉर्पोरेशन में पढ़ा है कि निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसके 120 डेज में डिक्लेरेशन देना है कि मिनिमम 200 मेंबर्स है, नेट ओन्ड फंड कितना है 20 लाख और मोर है, आपका अनइनकम्बल्ड डिपॉजिट 10% होना चाहिए। ये सारी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस निधि कंपनी में है, तो वो चीज़ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स वाई इस चैप्टर में नहीं करना है। अच्छा बेटा, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको दिखे ये नहीं हुए, या तो वो चैप्टर्स को हम फर्दर, या तो उन टॉपिक्स को हम फर्दर चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं इसलिए उसे नहीं कराए जाते। टॉकिंग अबाउट निधि कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका प्रोहिबिशन वाला पार्ट बोलूँ मैं, गरिमा इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट बोलूँ, तो वो आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करने वाला है, ठीक है। एम आई वेरी क्लियर? अरे वाह, ग्रेट, 80 90 60 70 ऑसम। अरे वाह वाह, ग्रेट। चलो, आई एम ग्लैड कि ये हमें इतना रिकॉल हो गया, इतना रिवाइज हो चुका है, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। शैल वी रैप अप देन? अच्छा, होमवर्क का ध्यान रखना, वो निधि कंपनी वाला क्वेश्चन आपको करना है, दैट आई हैव टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 3 वो करना रहेगा हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोग रोज का रोज रिवाइज कर रहे हो? येस और नो? कितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ मुझे ये आंसर दे दो। साइमल्टेनियस रिवीजन कर रहे हो क्या? जो क्लास में पढ़ा वो सेम डे रिवाइज हो रहा है क्या? ए है येस, बी है नो। हाय मैम, आई एम योर रिकॉर्डेड स्टूडेंट। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सब समझ आता है। थैंक यू सो मच नेहा, एंड ग्लैड टू सी यू इन द लाइव सेशन। क्या सेम डे रिवाइज होता है? सी आई एम डूइंग माई काम, मैं मेरा बिजनेस कर रही हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ, सेम डे आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ, लेक्चर में ही रिवाइज कर रही हूँ, पर क्या तुम कर रहे हो अपना काम? ये तुम्हारा काम है साइमल्टेनियस रिविजन करना। अच्छा पता है, मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तुम्हारे लिए मैंने नाम सोचा है आज। So let's see, yes. Oh my God, 85% स्टूडेंट्स, वाओ ऑसम। और बाकी 15% कैसे हो? एकदम नालायक, महानालायक। ओके संजय, इट इज टोटली ओके इफ यू आर नॉट डूइंग द रिवीजन ऑन द सेम डे बट नेक्स्ट डे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा, तुम सभी बच्चों के लिए जो मैं एड्रेस करने वाली हूँ, नाम सोचा है। चलो बताऊं, अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया, सो सी ऑप्शन कुछ था ही नहीं। सो इट वाज लाइक, क्योंकि तुम लोग ऐसे हो
जिन्हें थोड़ी सी सही अप्रोच बता दे, थोड़ी सी सही गाइडेंस बता दे, देन यू गाइज वुड फ्लाई हाई। बहुत अच्छा कर लोगे, ये मुझे पता चल चुका है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट सी योर फेसेस, लेकिन तुम्हारी चैट से, तुम्हारे इंटरेक्शन से ये चीज़ पता चल जाता है। बट यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट यू कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम में वो कैपेबिलिटीज़ है, हम में वो काबिलियत है। तो तुम्हें ना एक थोड़ा सा पुश देने की ज़रूरत होती है, जो तुम कर लोगे दैट इज़ द बेस्ट। सो मैंने तुम्हारे लिए नाम रखा है, दैट इज़ नादान परिंदे। तो तुम लोग कैसे हो? परिंदा इज दैट पर्सन हु विच कैन फ्लाई हाई, मतलब वो उड़ सकता है, कहीं पर भी उड़ सकता है, उनके सारे सपने को साकार कर सकता है। एंड नादान तो तुम लोग हो ही सारे, तो अब से तुम्हारा नाम मैंने रखा है नादान परिंदे। पसंद आया ना? इट्स ओके, टोटली ओके। ठीक गाइस, देखो, एक दिन तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे सारा हार्डवर्क, तुम्हारे कॉम्प्रोमाइजेस, वो सभी वर्थ इट होने वाला है। वैन यू विल ना ये चीज करने वाले हो। कब? सो जिस दिन आप आपके नाम के आगे ये 2 लेटर्स लगाने वाले हो, CS यूज करने वाले हो, साइन करने वाले हो, उस दिन तुम्हारा सारा हार्ड वर्क, मेहनत, स्मार्ट वर्क, वो रात में जगकर पढ़ना, सेक्रीफाइसेस करना, फंक्शंस में नहीं जाना, फेस्टिवल्स में नहीं जाना, वो सब वर्थ इट होने वाला है गाइज। आई अग्री यू। बस सोचो कितनी प्यारी फीलिंग आएगी यार, ये 2 लेटर जब आप आपके नाम के अंदर लगाओगे, एक अलग सी प्राउड फीलिंग होगी। तो 101% आपको उसके लिए पढ़ना है। और तुम नादान परिंदों को मैं याद दिलाती रहूंगी, मैं हूं हमेशा तुम्हारे ऊपर वो पुश देने के लिए, तुम्हें एक धक्का देने के लिए कि यार तुम कर सकते हो। कभी कभी एक्चुअली हमें कोई इंसान वो बोलने वाला चाहिए होता है कि तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। और आई कैन अश्योर यू, आई विल बी दैट वन पर्सन, आई विल बी योर फ्रेंड, आई विल बी योर एजुकेटर, आई विल बी योर मेंटोर, जो तुम्हें वो पुश देगा, जो तुम्हें बोलेगा यार तुम कर सकते हो मेरे नादान परिंदों, तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो। ठीक है? So just have faith, you are going to fly very high. नादान परिंदो। So I loved this name और अब से यही होने वाला। I hope you guys loved it too. Okay guys, I don't know why I am getting so emotional. So ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बच्चा पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। दिस इज द हाई टाइम जहाँ पर हमें पढ़ना ही है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है? सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।